Let us revise excess pressure inside a liquid drop, air bubble और soap bubble. जो liquid drop है और air bubble है उनका सेम है. soap bubble में 2 free surfaces आ जाएंगे, उसमें डबल हो जाता है. ठीक है, जो लिक्विड ड्रॉप है और एयर बबल है उसमें एक ही फ्री सरफेस होता है. लिक्विड ड्रॉप है जैसे ये पूरी लिक्विड की बनी हुई है, ये सारी लिक्विड से भरी हुई है और इसके बाहर एयर है. तो एक लिक्विड मतलब सॉलिड और एयर इंटरफेस है, लिक्विड एयर इंटरफेस एक है यहाँ. ठीक है, और अगर एयर बबल लें, एयर बबल किस में होगा, वाटर में होगा, जैसे किसी फ्लूइड में होगा. तो ये सारी एयर है, बाहर लिक्विड है, तो एक एयर लिक्विड सरफेस है यहाँ पे भी एक एयर लिक्विड सरफेस है. बट इफ वी टेक अ सोप बबल तो आप देखते हो कि सिर्फ बाउंड्री पे सोप होता है, अंदर भी खाली होता है, बाहर भी खाली होता है ना. यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, लिक्विड यहाँ पे है. सो देर आर 2 लिक्विड एयर इंटरफेस, देर आर 2 लिक्विड एयर सरफेस. तो यहाँ पे वो 2 का फैक्टर इसलिए आ जाता है, इसका सरफेस एरिया फिर हम डबल ले लेते हैं. गॉट इट? ठीक है, तो पहले हम लिक्विड ड्रॉप की कर लेते हैं डेरिवेशन, वही सेम है एयर बबल के लिए, सोप बबल के लिए डबल कर देना है बस. ठीक है, सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. excess pressure inside a liquid drop, so we have a drop of radius r. ठीक है, एंड बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर P है तो इनसाइड मस्ट बी ग्रेटर देन दैट P प्लस स्मॉल p. तो यही वो एक्सेस प्रेशर है जो हमने स्मॉल p फाइंड करना. ठीक है, पहले तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यस उसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है. हाउ वी विल जस्टिफाई? क्योंकि अगर बाहर प्रेशर ज्यादा होता तो एनीथिंग मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये जो ड्रॉप है वो तो कोलैप्स हो जाती. इसका साइज तो 0 होना चाहिए था, पर इसका तो कुछ फाइनाइट साइज है, इसका मतलब आउटसाइड प्रेशर इज लेस देन इनसाइड प्रेशर. ठीक है, अगर बाहर प्रेशर ज्यादा होता, अंदर कम होता, तो ये हाई टू लो जो ड्रॉप है वो कोलैप्स कर जाती. इस साइज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, पर ये एक ड्रॉप है, उसका एक साइज होता है पर्टिकुलर. ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इनसाइड प्रेशर ज्यादा है उससे, जो उसको मेंटेन करके रख रहा है, उसके रेडियस को, उसके डायमीटर को मेंटेन करके रख रहा है. ठीक है, तो पहले तो ये जस्टिफाई करते हैं कि यस देयर इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड. अब उस एक्सेस प्रेशर की वजह से सपोज ड्रॉप का रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. हमने कहा ना कि एनीथिंग मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये ड्रॉप भी अंदर के हाई प्रेशर की वजह से कुछ एक्सपैंड होती होगी. तो सपोज द इंक्रीज इन रेडियस इज डेल्टा आर. ठीक है, सो व्हाट इज द इंक्रीज इन surface area? Increase in area of the drop is new area 4 pi r plus delta r square. ये एक स्फीयर है ना, ड्रॉप जो है वो एक स्फेरिकल ड्रॉप है, माइनस 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज ओरिजिनल एरिया, दैट इज ओरिजिनल एरिया. तो 4 पाई यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर जब आप लगाओगे, 4 पाई कॉमन ले लेते हैं सब में से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गई और ये डेल्टा आर के स्क्वायर वाली टर्म हमने इग्नोर कर दी, बीइंग वेरी स्मॉल. अगर डेल्टा आर स्मॉल है तो उसका स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, कि हमारी सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से वो आएगा ही नहीं, काउंट ही नहीं होगा. आपको याद होगा हमने एक न्यूमेरिकल किया था, गोल्ड, एक बॉक्स है उसमें 2 गोल्ड पीसेस वर एडेड, जो बॉक्स का मास था 2.3 kg था और उसमें बहुत ही छोटे छोटे 2 गोल्ड के पीसेस ऐड किए गए थे. तो जब हमने उसको ऐड किया और सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स अप्लाई किए तो हमने देखा कि स्टिल द मास ऑफ द बॉक्स वाज 2.3 kg. उन दोनों स्मॉल चीजों के एडिशन से उस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा. तो यहाँ पे ये जो बहुत ही स्मॉल टर्म है वो वैसे काउंट नहीं होगी, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं. सो वी आर लेफ्ट विद 4 पाई into 2r delta r. So change in area becomes 8 pi r delta r. Change in area is 8 pi r delta r.
अब बाय द फॉर्मूला देखो, सरफेस एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या था, वर्क डन पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी, एंड वी सेड कि न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन आर द सेम। तो हमने सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन से रिप्लेस कर दिया, टी सरफेस टेंशन है। तो हाउ मच वर्क इज डन, दैट इज टी डेल्टा ए। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये डेल्टा ए यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आएगा, 8 पाई आर टी डेल्टा आर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। so work done in terms of surface tension we have written. See, these steps are clear to you? Are these steps न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होते हैं, इनकी डायमेंशन भी सेम है, इनका यूनिट भी सेम। सर डेफिनेशंस डिफरेंट हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि सरफेस एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। और वो न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन के इक्वल आती है, हमने एक स्पेशल आर्टिकल में अलग से प्रूव किया था, वी हैड प्रूव्ड दिस, राइट। तो एक पहले आप देखिए, एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने वर्क डन निकाला। इज आर ऑल द स्टेप्स क्लियर टू यू? ठीक है, चलो पहले हमने चेंज इन एरिया निकाला, वर्क डन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। ऑल्सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितनी है, डेल्टा आर है। And how can we write force in terms of pressure? Pressure into area. Force is pressure into area. So put again the area of drop. Area क्या है drop का, 4 pi r square. So this is in terms of excess pressure. Let us call it equation number 2. So we have two equations जिनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ऑन कंपेयरिंग इनकी राइट हैंड साइड भी हम सेम कर सकते हैं। तो देखो ये वाला स्टेप क्लियर है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, एरिया ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप इज 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए तो कंपेयरिंग 1 and 2, इक्वेटिंग देयर राइट हैंड साइड्स, P into 4 pi r square delta r is 8 pi r T delta r. डेल्टा आर गेट्स कैंसल्ड ऑन बोथ साइड, 4 पाई का यहाँ 2 हो गया, एक आर कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे देखिए कुछ भी, यहाँ पे एक आर बचा है। सो पी आर इज इक्वल टू 2t। सो व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, दैट इज 2t ओवर आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। सेम आपका आएगा एयर बबल के लिए भी, सोप बबल के लिए बस 4t आ जाएगा। यहाँ पे वो दो एरियाज लेके आपने 16 लिख देना है और यहाँ पे 4t बाय आर, क्योंकि उसमें वही रीजन देना है, सोप बबल हैज 2 फ्री सरफेसेस, तो एक 2 का फैक्टर एडिशनल आ जाएगा। हाँ यहाँ 16 आ जाएगा, उसकी वजह से यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ड्रॉप। अगर एक स्मॉल ड्रॉप है उसके अंदर ज्यादा एक्सेस प्रेशर है, एक बिग ड्रॉप के अंदर कम एक्सेस प्रेशर। इज दैट ओके? कहां से है? पी ए पता लग गया, फोर्स इज प्रेशर इन एरिया ऑफ ड्रॉप 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये पुट किया। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट्स को भी इक्वल कर दिया। यहाँ पे आप लिखोगे कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2। तो ये तीनों आर्टिकल आपके ऐसे हो जाएंगे, एक कर लिया बाकी के 2 भी हो जाएंगे। हाँ जी, और कुछ, एनी अदर डाउट? यस, और कोई डाउट है किसी का तो बच्चे पूछ। स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड। चलो करो, प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड। करिए अपनी अपनी कॉपी पे। सक्षम आती है डेरिवेशन? हाँ चलो करो। प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड। स्टेटमेंट तो पता ही है आपको, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी वर्क इज डन, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए, should I rub this?
वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, राइट। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing small displacement can be written as FdX. F is equal to ma and A is dV by dt. ये step clear है? We have put F is equal to ma and A is dV by dt. Now writing dt under dx, m dv ऐसे ही लिख लेते हैं, dt को यहाँ लिख देते हैं dx अपॉन dt. What is rate of change of displacement? v. तो ये बन गया m dv और ये v means mv dv. This is mv dv. Reason velocity is equal to dx upon dt. Right? So small work done is mv dv. Integrating both sides to get the total work. आपको पता है velocity varies from initial to final u to v. Integrated, what is integral v dv? That is v square by 2. Integral v dv is v square by 2 within the limit u to v. Within the limits u to v. Then put upper limit minus lower limit. So integral dw हो गया w, m by 2 बाहर ले लो, v square minus u. So open the bracket, half mv square minus half mu square. So this is final kinetic energy half mv square and half mu square is initial kinetic energy. So work done is equal to change in kinetic energy. This is work energy theorem. Clear? इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन आपके सिलेबस में नहीं रही हैं अब. इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन बाय ग्राफिकल मेथड और सिंपल मेथड नहीं रही हैं, कैलकुलस से आप कर सकते हो. इसीलिए मैंने रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस आपको रिवाइज करवाई थी, ठीक है. तो उसके बाद क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन आपकी कट गई है ना, वो डिलीट हो गया टॉपिक. सो लेट अस डू नाउ impulse momentum theorem. Who will tell me what is impulse momentum relationship or impulse momentum theorem? कौन बताएगा? What is impulse momentum theorem? हाँ जी, कौन बताएगा? स्टेटमेंट बताइए थ्योरम की. Out of you, raise hand. Who knows the statement? यस बच्चे, स्टेटमेंट बताइए. किसी को नहीं आती? तुषार, यू टेल. तुषार, चलो. Impulse momentum theorem states that impulse is equal to change in momentum. Impulse is always equal to change in momentum. I is equal to mv minus u. इसको derive करते हैं, very simple. According to Newton's second law, force F is equal to dp by dt. Cross multiply dp is f dt. On cross multiplying dp is f dt. Integrating both sides now. टाइम की लिमिट 0 to t है. 0 टाइम पे मोमेंटम सपोज इनिशियल थी p1, t टाइम पे मोमेंटम इज फाइनल सपोज p2, ठीक है. तो चलो इसको करें इंटीग्रेट, लिमिट पुट करिए, बताइए क्या आ रहा है. बताओगे क्या आएगा पुट करके? ft. और ft क्या होता है? इम्पल्स. इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम.
तो ये चलो इंटेग्रल dp हो गया p विद इन द लिमिट्स p1 टू p2 और इंटेग्रल dt हो गया t विद इन द लिमिट 0 टू t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम दैट इज फोर्स इनटू टाइम. What is force into time? That is impulse. So impulse is equal to change in momentum. That is why impulse and momentum, they have same units and same dimensions also. So always remember, impulse is equivalent to momentum. It is equal to change in momentum. Impulse is equal to change in momentum. ये देख लो ध्यान से, देखिए कोई डाउट है तो छोटी सी डेरिवेशन है ये. ठीक है. So impulse is change in momentum. ठीक है. Horse and cart problem आती है. Horse and cart problem. Next is horse and cart problem. Draw all the forces acting on the system in your copy. हाँ चलो बनाओ बनाओ. Yes, all of you draw this in your copy. Horse and cart problem. Why this system can't run in empty ground? ये एक NCERT exercise का question है कि horse and cart system can't run in empty space. वो सिर्फ न्यूटन थर्ड लॉ का बताना चाहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वहां पे है कि अगर ग्राउंड ही नहीं है, एक्शन ही नहीं है, तो रिएक्शन भी नहीं मिलेगी. ठीक है. तो रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो है वो हेल्प करता है सिस्टम को मूव करने के लिए. So we have to see when the system moves. We have to find conditions when the system moves. So let us discuss. इसमें most important thing is how we draw the forces. Horse and cart problem. चलिए ये कार्ट हो गया. This is rope to which horse is tied. ठीक है. अब कार्ट के लिए तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है. ठीक है. टेंशन दोनों साइड से है रोप में, वो भी पुल कर रहा है और ये भी पुल कर रहा है. और रिएक्शन जो है फोर्स किसी एंगल पे देता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. फोर्स जो है वो अर्थ पे किसी एंगल पे एक्शन एक्सर्ट करता है, इन टर्न इट गेट्स अ रिएक्शन. ठीक है. तो इफ सपोज दिस इज थीटा, आप किसी को भी थीटा ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो. सो रिजॉल्विंग दिस रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स, आप हॉरिजॉन्टल के साथ लो, क्लास में हमने इधर ही लिया था, कंफ्यूजन हो जाएगी. r cos थीटा and the other component is r sin theta and this is weight of the horse acting in the downward direction. ये रिएक्शन डिफरेंट है r डैश. कार्ट की रिएक्शन अगर r ली है तो हॉर्स की r डैश ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. These are various forces acting on horse and cart. कार्ट में वर्टिकल है रिएक्शन और हॉर्स के केस में ये इंक्लाइंड है. And if the acceleration of the system is in forward direction, force of friction will be acting tangentially along the backward direction between the floor and wheels. तो ये हमारे सारे फोर्सेस हो गए जो एक्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब आप देखिए कि R mg को बैलेंस कर रहा है, ये T इसको बैलेंस कर रहा है, ये फोर्स को ये रिएक्शन बैलेंस कर रही है, R डैश साइन थीटा को वेट बैलेंस कर रहा है. So we are left with only two forces, unbalanced forces, r dash cos theta and f. सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. और अगर हम इनका डिफरेंस लें in the direction of acceleration, so equation of motion for this horse and cart system can be written as r dash cos theta minus force of friction is equal to m plus ma. पूरे सिस्टम का मास आएगा यहाँ. नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं ना हम यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरे सिस्टम का मास आएगा इनटू ए, क्योंकि हमने कंबाइंड इक्वेशन ले ली.
So we want to find will the system accelerate or not, and under what condition it will accelerate. So we'll find acceleration from here. This will be the acceleration, and obviously acceleration would be positive. System would move if acceleration is positive, if this numerator is positive. So r cos theta minus force of friction is greater than 0. That means r dash cos theta component must exceed the force of friction. So this is the condition for this horse and cart system to move. It will move if the forward component of normal reaction exceeds the force of friction. कम से कम इसको force of friction overcome करना पड़ेगा to move in the forward direction. So this is horse and cart problem. इज दैट क्लियर? ठीक है, केसेस इन लिफ्ट आते हैं, उसमें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट विद डेप्थ वो सब आता है, स्केल वेलोसिटी की डेरिवेशन आती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन आती है। किसी को डाउट है तो बच्चे बताइए। चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेरिवेशन करो अपनी कॉपी में, करो। माइनस gm/r, gravitational potential is minus gm/r, gravitational potential energy is minus gmm/r. चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेरिवेशन करो अपनी कॉपी में, ऑल ऑफ यू do the derivation of gravitational potential, that is defined as amount of work done to bring unit mass from infinity to certain point. तो वर्क डन पर यूनिट मास वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। यूनिट उसका भी वोल्ट ही होगा, पर वर्क डन पर यूनिट मास है तो हम जाउल पर केजी भी कह सकते हैं। 1 वोल्ट इज जाउल पर केजी ऑल्सो। दिस इज नॉट दैट वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक नहीं, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, gravitational potential at a point and symbol is V। ठीक है, पोटेंशियल को हमेशा हम V से ही डिनोट करते हैं। तो सपोज ये एक मास m है और एक यूनिट पॉजिटिव मास पड़ा है बहुत दूर, 1 kg का मास पड़ा है, इन्फिनिटी पे पड़ा है, बहुत दूर पड़ा है। हम उसको यहाँ पे लेके आना चाहते हैं 2 पॉइंट A एट अ डिस्टेंस r, मतलब उसके सरफेस तक लाना चाहते हैं इस बॉडी के। हो सकता है बॉडी अर्थ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसका रेडियस कैपिटल R ही ले लो, हम उसको यहाँ तक लेके आना चाहते हैं, राइट। अब उसके लिए हम इन्फिनिटी से यहाँ तक हमें वर्क करना पड़ेगा इसको लाने के लिए। तो वो हम एज सच नहीं निकाल सकते, इन्फिनिटी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका कोई डेफिनेट हमारा डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, लेट अस अज्यूम दैट 1 kg मास एट पॉइंट P which is at a distance x from the center of this object of mass capital M. So what is according to Newton's law of gravitation force between these two objects, मास m वाली और 1 kg मास की? अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ इन दोनों में कितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा? gm into 1 over x square, gm by x square। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? टुवर्ड्स द बिगर मास, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम इसको q पॉइंट तक लेके आ रहे हैं थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dA। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Put the value of force here, gm by x square dx। तो हमने ये स्टेप यूज किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बिटवीन p एंड q पॉइंट्स। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट्स को फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। एक्चुअली हमारा डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? इन्फिनिटी से r तक। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x की लिमिट्स क्या होंगी? इन्फिनिटी से r तक। बस इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस gm बाय r आ जाएगा, वो पोटेंशियल होगा, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो 1 kg के मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आने में, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
पोटेंशियल एनर्जी में बस m kg मास होता है, पोटेंशियल एनर्जी में बस आपने 1 kg नहीं स्मॉल m kg मास को लेके आना है एक पॉइंट तक, तो यहाँ पे स्मॉल m भी आ जाएगा, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा -Gmm/r। ठीक है, तो ये दो डेरिवेशंस बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगी।